हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर, और आज हम कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स। ठीक है, तो देखिए एकदम फंडामेंटल चीज़ समझते हैं। देखो, हमारे पास से कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब हम बेसिकली इसमें अगर चार्ज डालना स्टार्ट करते हैं तो हम इस पर कितना चार्ज डाल सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है ना। ऐसा नहीं है कि हम इस पर चार्ज डालते जाएंगे और ये चार्ज लेता जाएगा। हम जो भी चार्ज डालते हैं वो उसकी सरफेस पर फैल जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। बट इसकी एक लिमिट होती है कि हम कितना चार्ज इस पर डाल सकते हैं, हाउ मच चार्ज वी कैन पुट। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर की एक डेफिनेट कैपेसिटी होती है। तो कंडक्टर पर हम क्योंकि चार्ज स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो उसको कैपेसिटर कह सकते हो, है ना। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। बट अभी राइट नाउ जस्ट एज्यूम दैट ये कोई कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर पर एक चार्ज दिया। बट जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी कंडक्टर पर जो है एक डेफिनेट चार्ज ही डाला जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डाला जा सकता जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम किसी कंडक्टर पर चार्ज डालते हैं तो उस पर एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। उस पर एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है और एक रिलेशन है कि बेसिकली ये रिलेशन ये होता है कि बता रहा हूँ मैं आपको कि जो पोटेंशियल इस पर डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप कितना चार्ज उस पर डाल सकते हैं, या बेसिकली वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस पर चार्ज क्यू डालते हैं तो उस पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलेंगे कि यार हम तो चार्ज डालते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज डालते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ऐसा एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, आप बोल सही रहे हैं, बट ये कंडक्टर टू कंडक्टर डिपेंड करता है। जैसे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है कि उसके अंदर Q1 चार्ज, जैसे ये कोई कंडक्टर, इसके अंदर कैपेसिटी है कि Q1 चार्ज से ज़्यादा आप डाल ही नहीं सकते हो। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल जो डेवलप हो सकता है वो V1 ही हो सकता है। अब अगर हमारे पास कोई और कंडक्टर है, ठीक है, आप उस पर अगर Q2 चार्ज डाल सकते हो, है ना, जो कि ज़्यादा है Q1 से, तो इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। ठीक है, इट कैन मोर पोटेंशियल कैन बी डेवलप्ड। तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना चार्ज डाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ में आ जाएंगी थोड़ी देर में। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया कि हम किसी भी कंडक्टर पर चार्ज डालते हैं, ठीक है, तो उस पर एक और चीज़ होती है, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हम जो है, जैसे हम इस पर चार्ज डाल रहे थे, ऐसे ही हम इस पर क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, लिक्विड। तो आप इस पर इतना पानी भी डाल सकते हैं, आप इस पर डिपेंड करता है कितना पानी डालना चाहते हैं, इस पर इतना पानी डाल सकते हैं। सपोज आपने इस पर इतना पानी डाला, ठीक है, आपने इस पर इतना पानी डाल दिया, ठीक है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया। ठीक है, इसकी हाइट पे डिपेंड करता है वो कि कितना आपने डाला। तो बेसिकली अगर हम इस पर और ज़्यादा पानी डालते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा डेवलप होगी, है ना, और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर हम और ज़्यादा पानी भरते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो पानी भर रहे हैं दैट इज़ वेरी इक्विवेलेंट टू चार्ज, है ना, दैट इज़ वेरी इक्विवेलेंट टू चार्ज। जिस तरह हम कंडक्टर पर चार्ज डालते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, है ना। तो हम जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है इसका बढ़ता जाएगा, है ना। इससे अगर आप होल कर देंगे तो कम वेलोसिटी वाला आपको फ्लक्स मिलेगा, इस पर होल करते हैं तो और ज़्यादा वेलोसिटी वाला फ्लक्स मिलेगा, इस पर होल करते हैं तो और ज़्यादा वेलोसिटी वाला फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर इसका थोड़ा कम है और इसका सबसे कम है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम जिस भी कंडक्टर पर जितना ज़्यादा चार्ज डालते हैं उस पर उतना ही ज़्यादा जो है पोटेंशियल डेवलप होता है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी भी कंडक्टर की एक लिमिट होती है कि आप उस पर कितना चार्ज डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कंटेनर में इससे ज़्यादा चार्ज नहीं इससे ज़्यादा पानी भर नहीं सकते हैं। तो ये इस कैपेसिटर की या कंटेनर की कैपेसिटी है ना, इससे ज़्यादा हम डाल ही नहीं सकते हैं, लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लिमिट होती है। तो ये थोड़ा सिमिलैरिटीज़ हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए,
कि हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी बैटरी है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू ए वेरी कॉमन थिंग। कई बार लोग सोचते हैं एक बहुत बड़ी बैटरी है और कई बार एक छोटी सी बैटरी होती है। ये वाली बैटरी भी 12 वोल्ट की है और ये वाली बैटरी भी 12 वोल्ट की है। आप देख लेना, आपको 12 वोल्ट की छोटी बैटरी मिल जाएगी और आपको 12 वोल्ट की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, ठीक है, बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी और आपको छोटी बैटरी मिल जाएगी। बट दोनों में डिफरेंस किसका है? कैपेसिटी का। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? कैपेसिटी का डिफरेंस है। ये ज़्यादा देर तक, ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, ये कम चार्ज स्टोर कर सकती है, बट दोनों का पोटेंशियल एक जैसा है। अब आप बोलोगे सर ये कैसा है? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक कंटेनर एज्यूम करो इस टाइप का, ये एक कंटेनर है इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो बैटरी है ये भी एक कंटेनर है इस टाइप का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें यहाँ तक हमने पानी भर दिया और इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है। अब आप देखो दोनों की हाइट सेम है ना, तो दोनों के नीचे से जब आप वेलोसिटी अगर एक होल करते हो तो दोनों के नीचे से जो फ्लक्स निकलेगा √2GH मिलेगा, इससे भी जो फ्लक्स मिलेगा √2GH मिलेगा, जो कि इसकी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम है ना। तो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं कर सकते अगर ये पूरे भरे हैं, और ना ही यहाँ से यहाँ सप्लाई कर सकते क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। इसी तरह से आप क्या है, क्योंकि ये दोनों बैटरीज 12 वोल्ट की हैं तो आप ना ही यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो ना ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, इवन तो उनके साइज डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, मोर वाटर, और यहाँ पर क्या है, लेस वाटर है, लेस वाटर। यहाँ पर वाटर की वैल्यू का लेवल का मात्रा कम है, बट दोनों की पोटेंशियल सेम है क्योंकि हमें मालूम है कि वाटर के अमाउंट से डिपेंड से मतलब नहीं होता है, वाटर के लेवल से मतलब होता है। इसी तरह से बच्चों पोटेंशियल होता है, दोनों एक्चुअली में सेम पोटेंशियल पर ही हैं, बट दोनों में जो चार्ज कंटेंट है वो डिफरेंट है। इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज इसका ज़्यादा है, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। ये देर तक करंट सप्लाई कर सकता है, ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये कम देर तक जो है करंट देगा, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो बेसिकली एकदम फंडामेंटल पॉइंट है, ठीक, एकदम फंडामेंटल चीज़ है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आपका जो, जस्ट 1 सेकेंड, आपका जो चार्ज होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। रिवर्स में भी लिख सकते हैं, आपका जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हाउ मच पोटेंशियल इज देयर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो C कहते हैं, और ये होता है इतना, है ना, Q = CV। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जो C है इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस। और एक बात तो क्लियर है कि जिस भी कैपेसिटर का या वॉटएवर कंडक्टर का C ज़्यादा होगा उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, मतलब Q = टू C, ऐसा मैं लिख सकता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि देखो जिस भी कंडक्टर का C ज़्यादा है ना, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अगर हमें किसी कंडक्टर पर ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा चार्ज स्टोर कराना है तो हमें उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना होता है। अब बच्चों देखो अलग अलग प्रकार के शेप के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है, जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स को सामने रख देते हैं, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे अंदर एक और एक बाहर एक सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप का एक कैपेसिटर होता है, एक इस टाइप का होता है स्फेरिकल। तो अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, या एकदम सिंपल, ठीक है, कि ये बेसिकली एक स्फीयर है और उस पर हम चार्ज दे सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो एक कैपेसिटर, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो खुद एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो चार्ज स्टोर कर सकती है, ठीक है। और हर एक के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, है ना, हर एक कैपेसिटर का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूले से आप सभी कर सकते हो, सबके अलग अलग होते हैं,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है, आपको चीज़ों को इलिस्ट्रेट करने के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें निकालना है, और हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसका रेडियस आर है। तो बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि इसका रेडियस अगर आर है तो इस पर इसका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, कि Q इक्वस टू सी वी होता है ना, Q इक्वस टू सी वी होता है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ Q इक्वस टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और ये हो गया V। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो आपको स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता चल जाता है, C इक्वस टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, और क्योंकि Q इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, इसीलिए इस पर जितना भी चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो ये सभी के लिए नहीं है कि आप ये फॉर्मूला सभी पर लगाओ, ये सिर्फ इसी के लिए है जहाँ पर एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, जहाँ पर हम चार्ज जो है डाल सकते हैं। डिड यू अंडरस्टूड दिस? तो ये है। अच्छा, अब हम आपको हमारी अर्थ के बारे में बताते हैं। हमारी अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, अर्थ इज़ ए वेरी बिग इन साइज, और इसका रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारी अर्थ का रेडियस समथिंग होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत, हमारी अर्थ एक बहुत बड़े कैपेसिटर की तरह है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमारी अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हमारी अर्थ का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 711 माइक्रोफराड। आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है 711 इंटू 10⁻⁻⁶ फराड। तो बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे अर्थ का कैपेसिटेंस छोटा नहीं है, हमारा अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत बड़ा है ना। आपको देखने में छोटा लग रहा है, एक्चुअली में ये जो फराड है ना, ये बड़ी यूनिट है। सो फराड एक ऐसा यूनिट है जो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है, और ये एक बड़ी यूनिट है, इट इज़ ए बिग यूनिट, ठीक है। फराड इज़ ए बिग यूनिट। Q इक्वस टू सी वी होता है, तो C इक्वस टू होता है Q अपॉन V, मतलब हमारा कूलम पर वोल्ट्स, ठीक है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसे हम फराड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फराड, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। और हमारी अर्थ का कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफराड, जो कि आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर है लाइक दिस, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अगर हमने इस पर क्यू चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V डेवलप हो गया, ठीक है। अब ये इस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, सो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर, क्योंकि ये चार्जेस सप्लाई कर सकता है। स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर, अब आप बोलोगे सर कैसे एनर्जी स्टोर होगी। देखो, अगर आप किसी कंटेनर में पानी भरते हो तो अगर आप नीचे से होल कर दोगे तो ये इससे पानी निकलेगा। इसी तरह से अगर इससे वायर कनेक्ट करते हो तो अगर कोई लोअर पोटेंशियल है तो वहाँ पर क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे। तो बेसिकली इसके पास क्योंकि पोटेंशियल है, इसलिए इसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है। तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है ना, और वो एनर्जी होती है 12 CV²। और आप इस फॉर्मूले को
Q इक्वल टू सी वी से अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बेसिकली V की वैल्यू पुट कर दूँ तो यही फॉर्मूला हो जाएगा C Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, ये चीज़ें आप समझ लेना। सो एनर्जी जो स्टोर होती है कंडक्टर के अंदर वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड है तो मतलब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। ठीक इस तरह से जैसे किसी कंटेनर के अंदर ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक वो सप्लाई कर सकता है ना, तो ये बेसिकली ये मैशर है। ठीक है, और आपको इनमें से किसी एक ही फॉर्मूले को याद रखना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इसकी एक ट्रिक है, टेक्निक है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चन को रीड करिए कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या है। अगर आपको गिवन क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं C एंड V, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपको गिवन क्वांटिटीज़ Q और C दी हुई हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आपको अपने आप ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड ए बिट फर्दर। हम यहाँ पर अब चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब आप बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है ना, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। देखो, पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को कैसे समझते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका रेडियस R1 है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसका रेडियस R2 है। इसके पास जो चार्ज स्टोर है वो है Q1, इसके पास जो चार्ज स्टोर है वो Q2 है। अब क्या होता है, नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक तार से, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो बेसिकली दोनों का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा सेम, है ना, दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। अब आप बोलोगे ये कैसा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, so it is something like this। देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटी कम है, यहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, साथ ही पर हम यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल है कम। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इसका पोटेंशियल कम है, इसकी कैपेसिटी से C1, इसका कैपेसिटेंस से C2 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि बट अभी आप देखेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है। इसका जो पोटेंशियल है वो है बेसिकली तो अभी अपन क्या करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ों को और अच्छे समझाने के लिए, व्हाट वी शुड डू। ठीक है, तो इसका लेवल आप यहाँ से फिल करिए और इसको यहाँ से फिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है ना, ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये हायर पोटेंशियल पर है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब देखिए जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट 1 सेकेंड, सी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया था ना, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक पाइप लगा के कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से एक पाइप लगा कर इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ ना, तो यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं ना, तो बेसिकली ये होगा कि दोनों का जो लेवल है ना, पानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा और इन दोनों से पानी तब तक ट्रांसफ़र होगा
जब तक कि इनका लेवल एक बराबर नहीं हो जाता, है ना। तो आप देखोगे कि अब दोनों का जो पोटेंशियल है वो एक जैसा हो गया है ना, दोनों का जो पोटेंशियल है वो एक समान हो गया है। तो यही चीज़ हमारे कंडक्टर्स पर भी होती है। यहाँ पर ये अलग पोटेंशियल पर है V1, ये अलग पोटेंशियल पर है V2, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। बट जब हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो जिस क्वांटिटी पर फ़र्क पड़ा वो था V, ठीक है, वो बेसिकली हो गया चेंज। और जो दूसरी क्वांटिटी जिस पर फ़र्क पड़ा वो है हमारा Q1 और Q2। अब इनमें जो चार्जेस आए हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो ये हो गया है Q1 डैश और Q2 डैश, बट दोनों का पोटेंशियल हो गया है सेम। और अब भी रेडियस तो वही रहेगा और कैपेसिटी नहीं बदलेगी, है ना, रेडियस वही रहेगा, कैपेसिटी भी नहीं बदलने वाली। तो ये होता है। अब हमें यहाँ पर एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि Q1 कितना है और Q2 कितना हो गया, Q2 डैश कितना है और Q1 डैश कितना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना हो गया। तो ये बहुत ईजी है, देखो बहुत 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 ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए, सो जो हमारा Q डैश आया है, ठीक है, Q इक्वल्स टू CV वाला फॉर्मूला था। तो Q डैश जो है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस पर ज़्यादा कैपेसिटी होती है वहाँ ज़्यादा चार्जेस चले जाते हैं, जहाँ कम कैपेसिटी होती है वहाँ कम चार्जेस होते हैं। सो दिस इज़ प्रपोर्शनल टू C, ठीक है। सो Q इज़ प्रपोर्शनल टू C, तो ये हमारा हो जाता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। तो ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको रटना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं C1 अपॉन C2, ठीक है। और C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। तो अभी हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो स्फेरिकल हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा R1 अपॉन R2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सा आगे चलेंगे, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ Q1, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस वन। सो Q1 डैश अपॉन C1 इक्वल टू हो जाता है Q2 डैश अपॉन C2, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है ना, ये दरअसल टोटल चार्ज सेम ही है ना। सो टोटल चार्ज इज गोइंग टू बी सेम, तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमारा Q1 डैश हो जाएगा, ठीक है, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, Q1 प्लस Q2, ठीक है। और हमारा जो Q2 डैश है वो हमारा हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, Q1 प्लस Q2। आप चाहें तो इसको ऐसे टोटल चार्ज को अगर हम चाहें तो कैपिटल Q से अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, Q, और Q2 डैश हमारा हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, Q2 Q। तो मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला था ना, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर अगर Q1 डैश है, Q1 है तो यहाँ पर भी C1 ही आएगा, यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर C2 ही आएगा। इन द सेम वे स्टूडेंट्स हम ये भी शो कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों का जोड़ा बनाकर चलें तो हमें ये मिल जाएगा Q1 डैश, अगर हम रेडियस के टर्म्स में निकालें तो इट इज़ गोइंग टू बी R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q, और हमारा जो है Q2 डैश हम लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये फॉर्मूलेस रट लो, क्योंकि अगर आपको ये वाला टेक्निक समझ में आ गया तो ये फॉर्मूलेस तो आप तुरंत ही लिख सकते हो, क्योंकि करंट में मैं भी हमने देखा था कि इस टाइप की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलो, अब बिना ज़्यादा टाइम लिए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो फर्दर। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूलेस बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट है और इसके ठीक सामने हम एक और प्लेट रखते हैं। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना तो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ।
ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कुछ चार्ज देते हैं इस वाले को, से हम इसने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो माइनस क्यू जो है इस वाले में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पर जो है, ठीक है, इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, से लेट्स कॉल इट डी। इसका जो एरिया है लेट्स कॉल इट एस ए। ठीक है, और बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसके बीच में क्या, इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ डाइलेक्ट्रिक वगैरह है क्या। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल में मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में एयर है। ठीक है, देयर इज़ एयर। तो एयर जो है अगर है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए अपॉन डी, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आप ध्यान रखें। हाँ, अब बट हमेशा इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, कई अब एक केस ये भी होता है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब आप देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस था ये था डी, बट इसका जो विड्थ है वो है टी, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो टी है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और इसका जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही होता है, दे आर द सेम थिंग, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है कि अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से कैपेसिटर को फिल कर दे, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस केस में हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे इन दैट केस। ठीक है, ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में फोर्स होता है। बेसिकली आप बोलोगे क्यों होता है, देखो आपने यहाँ प्लस चार्ज दिया तो यहाँ माइनस चार्ज दिया, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा जो है अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, मेरी बात समझना, एरिया को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम चार्ज देते जाएं तो जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर हमने चार्ज, तो इसमें हमने एरिया को कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, एरिया को चेंज नहीं करें, बट अगर चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं और एरिया को बस हम बढ़ाते जाएं तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, तो फोर्स जो लगेगा ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ाने से जो है हमारा फोर्स कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू हीट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे किया जाता है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो बच्चों, हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहला है सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो ऐसे निकलते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर दूसरा होता है, अगर आप इसी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है इसका वो होता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। मतलब इसमें सिंपली ऐड अप हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो होता है यहाँ पर उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो भी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है,
एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U इक्वल्स टू होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ जो एप्सिलॉन है ये डिपेंड करेगा, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो K लेना है, अगर एयर हो तो आप K की वैल्यू को 1 कर सकते हो, एयर या वैक्यूम में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखो मैं एक और चीज़ बता दूं कि देखो फॉर्मूलेस तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही फॉर्मूलेस बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। अगर मैं बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ लिख कर रख दूँ तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इनफैक्ट आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ तक क्या क्या याद रखें। ये वो फॉर्मूलेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त, है ना। तो इनका आपको खास ध्यान रखना है, इन फॉर्मूलेस का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड बिट फर्दर, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। देखिए दूसरी बात थी CR सर्किट्स। ठीक है, CR सर्किट्स में क्या होता है कि बेसिकली एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्विच हो गया एस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है जब हम यहाँ पर करते हैं, देखो आप ना एक्चुअली में जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज होता है, तो जब ये पूरा डिस्चार्ज होता है तो ये अपने आप को चार्ज करता है। तो स्टार्टिंग में ना करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है, बट धीरे धीरे ना करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये भी उतना ही चार्ज हो जाता है जितना कि बैटरी चार्ज है, और ये भी क्योंकि अगर उतना ही चार्ज हो जाएगा जितना बैटरी चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो एक्चुअली में करंट धीरे धीरे डिके करता है, और यहाँ पर करंट डिके कैसे करता है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो है करंट डिके, है ना, चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग केस में, चार्जिंग करंट में करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो ये इनिशियल करंट है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 माइनस t अपॉन टाउ सी। जो टाउ सी है वो है CR। आई बात समझ में आपको, टाउ आपका क्या है CR है। ठीक है, CR टाइम कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पर I जो है वो I नॉट के बराबर है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर I नॉट के बराबर है, और अगर हम t को इन्फिनिटी कर दें तो I जो है वो बेसिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में। जैसे एक्चुअली में चार्जेस का क्या होता है कि चार्जेस बढ़ते जाते हैं, जैसे हम करंट करेंगे, सप्लाई करेंगे, यहाँ जो चार्ज की वैल्यू है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चार्ज जो है वो ग्रो करता है जब हम चार्ज करते हैं। 1 माइनस टी अपॉन टाउ सी। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर आप देखोगे कि t इक्वस टू अगर मैं 0 कर दूँ यहाँ पर तो q इक्वस टू क्यू नॉट है, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं होता है, बट अगर वैसे मैं वहाँ इन्फिनिटी कर दूँ तो q इक्वस टू हो जाएगा q नॉट, मतलब कैपेसिटर अपनी फुल स्ट्रेंथ पर जो है चार्ज हो जाएगा, फुल कैपेसिटी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था चार्जिंग वाला केस। अब मैं डिस्चार्जिंग वाला केस आपको बताने वाला हूँ। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है CR की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होगी टाइम। ठीक है, सेकेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला रटना है। ठीक है, इनको जिसको मैंने राउंड कर दिया है रटना है आपको। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है इस पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो
अब हमने यहाँ पर कोई बैटरी नहीं रखी है और सीधे सर्किट कनेक्ट कर दिया है। ये कैपेसिटर पूरा चार्ज था और अब ये क्या करेगा, बेसिकली डिस्चार्ज होगा तो ये करंट सप्लाई करेगा, और जब ये करंट सप्लाई करेगा तो इसका चार्ज कम होता जाएगा, इसका करंट कम होता जाएगा। तो इसमें जो करंट होता है वो डिक्रीज होता है, डिके होता है ना। करंट की वैल्यू कंडीशनली डिके होती है, T/τC। टाउ सी वही है आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, जो पहले मैंने बताया था। और यहाँ जो चार्जेस होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मूले ऑब्वियसली ऐसे होने चाहिए, राइट, टाउ सी इक्वल्स टू CR, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं और इन्हें तो कोई भी याद रख सकता है बहुत ही आसानी से। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ना स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। स्फेरिकल कैपेसिटर, जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है स्टूडेंट्स वो ऐसा होता है। दो स्फीयर्स होते हैं, होलो स्फीयर्स होते हैं। इसमें अंदर वाले स्फीयर को ना चार्ज क्यू दिया जाता है, प्लस चार्ज क्यू दिया जाता है, और बाहर वाले को ना ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका रेडियस हम रखते हैं a, और वहीं पर इसका जो रेडियस होता है उसको रखते हैं b, ठीक है। यहाँ चार्ज क्यू देते हैं तो अर्थ यहाँ पर क्या है, -q चार्ज इसके अपोजिट में सप्लाई कर देती है, ठीक है। और ये बन जाता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन AB/B-A, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, आप इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, बट कभी कभार इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे होता है, देखिए, बच्चे हाथ से इसको बनाना ना एक प्रकार का सिर दर्द ही है, ठीक है। सो चलो मैंने कुछ बना लिया, आई एम सक्सेसफुल नाउ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक जैसे पहले हमने इसको क्या किया था, अर्थ कर दिया था, ठीक है। हम यहाँ पर +q चार्ज देंगे तो अर्थ यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस कर देगा। इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो हम लेते हैं a रखेंगे जैसे कि पहले रखा था। इसका जो रेडियस होता है नीचे वाले का उसको रखते हैं b। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, log B/A, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेंस है किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स अब मैं आपको ना कुछ एडिशनल बूस्ट दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा बूस्ट, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुछ एडिशनल ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको जिनको आप ध्यान रखेंगे। देखो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये दो कैपेसिटर्स थे, इस पर चार्ज था Q1, इसका चार्ज था Q2, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2। अब हमने लेटर ऑन क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना होता है, तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो ऑब्वियसली होगा Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। आए बात समझ बच्चों आपको, तो ये रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
और इसमें क्या होता है, इस पर हमसे ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब देखो यहाँ क्या, एक पैरेलल प्लेट जो होती है, ठीक है, तो थिन पैरेलल प्लेट हम यहाँ लेते हैं। यहाँ जो कैपेसिटर में जो पैरेलल प्लेट होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। तो थिन पैरेलल प्लेट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैंने आपको बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पर इस तरफ लगेगा और इसके भी इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सिग्मा इक्वल टू है चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्यू एप्सिलॉन ए, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें से क्या किया जाता है कि यहाँ पर ना 3 कंडक्टर्स रख दिए जाते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे अगर आपने यहाँ Q1 चार्ज दिया, यहाँ Q2 चार्ज दिया, यहाँ Q3 चार्ज दिया, तो बच्चों यहाँ पर मैं सरफेसेस को बोलता हूँ सरफेस A B C D E F। तो जो हमारा इस सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना होता है, QA जो हमारा यहाँ इंड्यूस होता है वो होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 3। इसी तरह से इस पॉइंट पर जो चार्ज होता है QF पर वो होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 3, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। टोटल चार्ज अपॉन 2 आता है बच्चों, ठीक है, इतना आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार बच्चे यहाँ सोचते हैं Q1 चार्ज आया है, नहीं ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 आता है, यहाँ पर आता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2, ठीक है। हम इसे डिराइव कर सकते हैं बट हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट्स हैं। अब आता है कि QB जो है यहाँ पर इस फेस पर कितना चार्ज है। सो QB इक्वल टू होता है माइनस QC, ठीक है। मतलब इन दोनों में अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इसी तरह से QD और QE पर अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फॉर्मूलेस मैंने बता दिए, इसकी मदद से आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, लेट मी राइट। क्वेश्चन ये है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पर यहाँ पर Q चार्ज है। तो ये प्लस वाला है, ये यहाँ हमारा माइनस वाला है, ठीक है। अब बात समझना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है F, वो होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है D। अगर हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके कर देते हैं 2D, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स को अगर दूर किया जाता है तो कितना वर्क किया जाता है, तो ये वर्क होता है FD, है ना। तो फोर्स हमें पहले से ही पता है, ठीक है। D से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट करके आपको वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ पर इसको वर्क डन को निकालने का एक और भी तरीका होता है जो कि काफ़ी ईजी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो है Q स्क्वायर अपॉन 2CF, क्योंकि कैपेसिटेंस बदल जाता है जब हम चार्जेस को दूर करते हैं, ठीक है, माइनस Q, चार्जेस तो उतने ही रहेंगे 2CI। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे। अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज़ में जोड़ दिए गए हैं उनको ऐसे बाय यूजिंग द V। अब हमें पता लगाना है, देखिए हमें बोला है कि C1 है, ये C2। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, हाउ मच पोटेंशियल आर देयर।
तो इसे कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि Q इक्वल टू होता है सी वी, मतलब बेसिकली जो C है ना, जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के। तो हम हमारी नॉर्मल प्रोपोर्शनैलिटी वाली मेथड से ये बात आराम से शो कर सकते हैं कि जो V1 है वो है, क्योंकि यहाँ V1 है तो यहाँ आएगा C2, सो इट इज़ गोइंग टू बी C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C1 अपॉन C1 प्लस C2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अपन इसे डिराइव भी कर सकते हैं इस तरह से, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1, है ना। और इसी को लिख सकते हो आप V1 अपॉन C2 प्लस V इक्वल्स टू V2 अपॉन C1। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन C1 प्लस C2। टोटल पोटेंशियल को भी बोल दीजिए, तो V1 इक्वल्स टू हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, वेयर V इज इक्वल्स टू है V1 प्लस V2। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसे जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार कैपेसिटर्स को ऐसे ज्वाइन किया जाता है, इस तरह से पैरेलल में, और ऐसे जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे में एक्चुअली में दोनों में पोटेंशियल तो सेम ही डेवलप होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि इस पर कितना चार्ज होगा और इस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, ओके, हाउ मच चार्जेस विल बी देयर, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये मैं बता दूँ कि Q इक्वल्स टू जो है वो होता है सी वी। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, तो मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू, ठीक है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q, जहाँ की Q जो है दैट इज गोइंग टू बी द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q2। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ठीक है, लेट्स गो प्रोसीड ए बिट मोर फर्दर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, कैपेसिटर्स के केस में कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं ये हम यहाँ आपको बताने वाले हैं, हाउ वी अप्लाई इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसे ऐसे अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, यहाँ पर एक और लगा दूँ जिसका C2 है। ठीक है, और एक काम किया जाए, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं लाइक दिस वन, और एक बैटरी यहाँ लगा देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है और प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। लेट्स कॉल इट एज E1, लेट्स कॉल इट एज E2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से जब यहाँ चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ Q1 है तो यहाँ पर माइनस Q1 इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस Q, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस Q2 इंड्यूस होगा, से यहाँ पर प्लस Q2 है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस Q3 है और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली
हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ -Q3 आएगा और यहाँ पर आएगा +Q3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है ना, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप देखोगे कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली 1 2 और 3, अगर ये जो 3 प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर ये जो 3 प्लेट्स हैं, अगर हम इन तीनों प्लेट्स को देखें तो ये बेसिकली पहले आइसोलेटेड थी, पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था, तो लेटर ऑन भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, है ना। तो इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चार्ज इंड्यूस हुआ है, एडिशनली कहीं से आया नहीं। तो यहाँ पर एक लॉ है कि जो ये वाला जो इतना जो सर्किट होता है ना, यहाँ पर इसका जो नेट चार्ज होता है जो किसी से कनेक्टेड नहीं, इट शुड बी 0। सो -Q1 -Q2 इक्वल्स टू +Q3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्चुअली में एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करके बताता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा लूप है ना, दिस इज अ लूप 1। हम लूप 1 पर KVL अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा E1 प्लस। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब कैपेसिटर्स में ट्रेवल करते हैं, है ना, व्हेन एवर वी आर ट्रेवलिंग इन द कैपेसिटर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ पर नेगेटिव लिया जाता है और ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा -Q1/C1, ठीक है। Q इक्वल्स टू CV होता है ना, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C, उस हिसाब से मैंने दिया है, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम जो ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -Q3/C3 एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से बच्चों किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया जाता है। इन दिस वे द किरचॉफ लॉ इज़ अप्लाइड। अब मैं इस वाले लूप में अप्लाई करके बताता हूँ लूप 2 में। तो अगर हम लूप 2 में अप्लाई करें तो हम यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी -E2। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, जैसे कि हम बैटरी में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस Q3/C3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, यहाँ भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q2/C2 इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज डेंसिटी का, सॉरी एनर्जी डेंसिटी का। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ एनर्जी डेंसिटी होती है ½A², ठीक है। तो ये होता है हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, E² होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया था फॉर्मूला, बट यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/A, ठीक है। तो U इक्वल्स टू होता है 1/2 ε0 σ/A लाइक दिस, ठीक है। तो आप सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/A, तो आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होता है ε0, ठीक है, Q/A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 Q²/, 1 सेकेंड, कहीं कुछ गलत हो गया है, ओह सॉरी, एक छोटी सी गलती यहाँ पर हमने कर दी है। तो एक्चुअली मैं ना, हम जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए गलतियाँ हो रही हैं, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A² ε², तो इसको और डिटेल में लिखेंगे तो Q²/2A² ε0। तो ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी। एक्चुअली मैं आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो सिर्फ एक डिडक्शन है, ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी मैं निकाल सकता हूँ ½ε/A², ठीक है। तो 1 अपॉन, सॉरी फिर से वही गलती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R की पावर 4, सॉरी Q अपॉन R स्क्वायर होल की पावर 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, अब आप तो समझ ही गए कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स के केस में भी हमारे पास जो है व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, वी हैव ए व्हीट स्टोन ब्रिज, बिल्कुल सेम है जैसा हम रेजिस्टेंस के केस में पढ़े थे। व्हीट स्टोन, तो यहाँ जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये ऐसा रहता है, so it is going to be C1 C2 C3 C4, ठीक है। E एंड D। अब मेरी बात समझना, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर वोल्टेज एट E इज इक्वल टू हो जाता है वोल्टेज एट D, ठीक है। तो दिस गिव्स C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4 लाइक दिस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से किसी गैल्वेनोमीटर को अटैच करते हो तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में मैंने आपको जो है सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर दिए हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं और भी ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं, बट सब चीज़ हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बाकी आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसे बोल भी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, बाय बाय, टेक केयर।